हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल संकल्पना क्लासेस। आई एम रेखा सिंह। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इससे पहले फ्रेंड्स, मेरे आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैंने इंडियन रिवर सिस्टम को स्टार्ट करवाया था। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, आप इससे पहले के जो भी गंगा रिवर सिस्टम एंड सिंधु और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड हिमालय रिवर सिस्टम को आप मेरे पुराने वाले वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम। प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम को एक्चुअल क्या था, इंडियन रिवर सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया था, हिमालयन रिवर सिस्टम एवं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हमने हिमालय रिवर सिस्टम को तो कंप्लीट कर लिया है, आज हम प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं। हिमालय रिवर सिस्टम की विशेषताएं मैंने जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो था रिवर सिस्टम का, उसमें मैंने समझा दिया था। तो देखिए, प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम की जो विशेषताएं हैं उसमें ये है कि ये नदियाँ कैसी हैं फ्रेंड्स। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक पुरानी है या सबसे अधिक प्राचीन नदियाँ कौन सी हैं। तो एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा आपको, जैसे गंगा या ब्रह्मपुत्र, या और इधर से कोई नाम दे जाएगा गोदावरी, कावेरी। तो आपको इस तरीके से इसको समझाना है कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा प्राचीन नदी कौन सी कहलाएंगी, जो कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। क्योंकि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम सबसे प्राचीन इसलिए है क्योंकि पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है वह अति प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि पेनिनसुलर वाला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि अधिक पुराना है देन हिमालय रिवर सिस्टम के। क्योंकि हिमालय रिवर सिस्टम के कंपैरिजन अगर देखें तो हिमालय रिवर सिस्टम, हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई थी, गोंडवाना लैंड से काफ़ी बाद। समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा प्राचीन है और कौन सा नया है। ठीक है, अब दूसरा ये आता है कि जैसे ये प्रायद्वीपीय नदियाँ निकलती कहाँ से हैं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ निकलती हैं मोस्टली पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कुछ मध्य भारत के पठारी क्षेत्र से भी निकलती हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों में, तो हम जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट से निकल रही हैं और बंगाल की खाड़ी में जो जाकर के जल गिराएंगी, उन नदियों को आज हम समझेंगे। दूसरा, ये नदियों की लंबाई कैसी रहेगी। हिमालय रिवर सिस्टम के कंपेरिजन इनकी लंबाई कम रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हिमालय रिवर सिस्टम की लंबाई, हिमालय से निकल कर के नदियाँ काफ़ी दूरी तक आती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए, तो उनकी लंबाई अधिक रहेगी। इनकी लंबाई, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम रहती है। ठीक है, और ये नदियाँ थोड़ा सा वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं क्योंकि प्राचीन नदियाँ हैं, तो ये आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, इनका वेग कम है, ये रिफ्ट और ये यू एंड भी आकार की घाटियों का निर्माण नहीं करती हैं। और जो हिमालयी रिवर सिस्टम में नदियाँ यू एंड भी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि नदियाँ जब ऊंचाई से गिरती हैं तो मिट्टी का अपरदन होता है, क्षरण होता है, तो वो घाटियों का निर्माण हो जाता है। जब ये नदियाँ कम फ्लो में चल रही हैं तो इनमें अपरदन भी कम होगा, क्षैतिज अपरदन होगा, ना कि ऊर्ध्वाधर अपरदन। ओके, इसलिए इनमें यू एंड भी आकार की घाटियों का निर्माण नहीं होता है। और इनमें ये नदियाँ विसर्पण भी नहीं करती हैं। विसर्पण कौन सी नदियाँ करती हैं, जो हिमालय रिवर सिस्टम की हैं, जो गंगा करती है मैदानी क्षेत्र में, उस तरीके से विसर्प बना करके चलती है, जो मैंने आपको पहले समझाया है। जैसे जिग-जैग करके चलती है ना नदियाँ, देखिए इस तरीके से अगर नदियाँ चलती हैं तो ये विसर्पण करके चलती हैं। तो हिमालय रिवर सिस्टम की नदियाँ विसर्पण करती हैं, प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम की नदियाँ विसर्पण नहीं करती हैं। तो गोखुर प्रकार की झीलें इन नदियों में नहीं पाई जाएगी। दूसरा ये कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, देखिए नेक्स्ट फैक्ट ये बनता है फ्रेंड्स, क्या ये किस पर डिपेंड है, निकलती कहाँ से हैं। तो देखिए, हिमालय रिवर सिस्टम तो ग्लेशियर से निकलती हैं और वर्षा का जल भी प्राप्त करती हैं। ये बारिश मतलब वर्षा का जल भी प्राप्त करती हैं और ग्लेशियर से निकलती हैं। इसलिए इनका पानी का स्रोत कैसा रहेगा, हमेशा रहेगा, सदा निरा रहेंगी, सतत वाहिनी रहेंगी। और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ये ओनली बारिश के पानी पर डिपेंड रहती हैं, अपने स्रोत से निकलने के, पठारी क्षेत्र से निकलती हैं मोस्टली ये सारी नदियाँ, और बारिश के पानी पर डिपेंडेंट रहती हैं। तो इन नदियों में गर्मी के दिनों में जब मानसून नहीं रहता है, गर्मी के दिनों में जब भारी गर्मी रहती है, तो इनमें पानी की कमी आ जाती है और कहीं कहीं ये सूख भी जाती है नदियों में पानी की मात्रा कम होने के कारण। ठीक है, तो ये असत वाहिनी है, इनमें पानी की कमी रहती है। ठीक है, और अगर देखें कि इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है इन नदियों को, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को फ्रेंड्स,
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिनको क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरेंगी उनको बोलते हैं, ये कौन सा तट कहलाता है, पूर्वी तट। ओके। और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जिनको बोलते हैं पश्चिमी तट की नदियाँ। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने। आज हम बंगाल की खाड़ी में यानी पूर्वी तट पर गिरने वाली नदियों के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम की जो दो भागों में डिवाइड किया था, इनका भी एक ये है कि देखिए, पूर्वी तट पर जो नदियाँ गिरती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिमी तट पर जो नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो हिमालय रिवर सिस्टम है वो क्या करती हैं, वो सिर्फ डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय रिवर सिस्टम की क्या विशेषता है, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं जहाँ मुहाना बनाती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या है, दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं कि कुछ नदियाँ जो बंगाल के तट पर गिरती, पूर्वी तट पर मुहाना बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो अरब सागर में गिरती हैं वो क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फ्रेंड्स, मैंने डेल्टा और एस्चुरी के बारे में लास्ट वीडियो में बता दिया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि देखिए, डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जो कि नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं और इस प्रकार से जैसे मुहाना बनाती हैं वो, तो कई दिशाओं में ऐसे बट जाती हैं। तो ये त्रिभुजाकार जो आकृति बनती है उसको डेल्टा बोलते हैं। ये दलदलीय क्षेत्र होता है। ठीक है, यह भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले समझ चुके हैं। और एस्चुरी क्या होती है, एक इस प्रकार की नदियों का मुहाना बनाती हैं कि नदियों के मुहाने में समुद्र का पानी चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। जब नदियों में, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से नदी है कोई, ठीक है, जब ये समुद्र का पानी इसके अंदर भी एंटर हो जाता है, तो जैसे कोई नदी अवसाद लेकर भी अपने साथ सपोज आती है, जैसे नदी का मुहाना है, ये अवसाद लेकर आती भी है। ठीक है, तो ये नदी का जो ज्वार का पानी एंटर होता है तो अवसादों को बड़े फ्लो के साथ अंदर लेके चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, यहाँ एस्चुरी का निर्माण ही होता है। इसको ज्वार नद मुख भी बोलते हैं, मतलब ज्वार अंदर चला जाता है नदी के मुख में, इसलिए इसको ज्वार नद मुख भी बोलेंगे। तो ये किस तट की विशेषता है, ये पश्चिमी तट की विशेषता है। जितनी भी नदियां हैं पश्चिमी तट पर गिरती हैं वो वह क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स ये है कि जैसे इनमें अगर देखें कि कौन सी नदियां लंबी रहेंगी, पश्चिमी तट की नदियां लंबी रहेंगी या पूर्वी तट की नदियां लंबी रहेंगी, तो देखिए फ्रेंड्स, पश्चिमी तट की पूर्वी तट की नदियां लंबी हैं क्योंकि पश्चिमी घाट से निकल करके वह पूर्वी तट की तरफ जाती हैं, तो दूरी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और जब पश्चिमी घाट से ही निकलती और पश्चिमी तट पर ही गिरेंगी अरब सागर में, तो दूरी कम रहती है। तो इधर की नदियां मोस्टली कैसी हैं, छोटी हैं नदियां, और यहाँ की नदियां पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में अगर देखें तो पूर्वी तट की नदियां लंबी हैं कंपैरिजन पश्चिमी तट के। ठीक, अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि जैसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है, और पूर्वी तट पर गिरने वाली पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी गोदावरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए फ्रेंड्स घुमा करके कि पश्चिमी तट की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा रहेगी, दूसरे नंबर की रहेगी ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, और ये नदियां क्या कर रही हैं, ढाल का अनुसरण कर रही हैं। इनका जो पैटर्न है किस प्रकार का है, ये ढाल का अनुसरण करके चल रही हैं। जिधर ढाल है, जैसे प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है इंडिया का, जो प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, उसका ढाल किधर है, पूर्वी तट की तरफ, तो यह ढाल का अनुसरण कर रही हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की जो मैंने विशेषता है आपको समझा दी हैं। इनसे क्वेश्चंस आते हैं हमारा, तो आप इनको बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने पूर्वी तट की नदियों का क्रम लगा दिया है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ कई बार क्रम लगाने के लिए आया है फ्रेंड्स, जैसे निम्न में से कौन सी नदी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से लगाइए, तो आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे सपोज ब्राह्मणी, गोदावरी, बेगाई, ताम्रपणी। तो आपको ये बीच में कई बार नदियों के नाम ना पता होने के कारण, क्रम ना पता होने के कारण हम गड़बड़ कर देते हैं, तो इसीलिए हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम वाइज इनको पढ़ेंगे और एक बार आप लिखते जाइए। फ्रेंड्स, जो मैं बोलती हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि नोट डाउन करे गए, प्रॉपर नोट डाउन करके आप अगर लिखते हो किसी भी नोट्स को तो बड़े अच्छे रहेंगे। और एटलस का प्लीज़ प्रयोग करें आप, एटलस का यूज़ बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो एटलस का यूज़ करें, क्योंकि एटलस का यूज़ करते हैं तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाते हैं जब आप एटलस को और मैप को बार बार पे देखते हैं तो। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर पर नदियों को पढ़ते हैं। फर्स्ट कौन सी होगी, सुवर्णरेखा, दूसरी रहेगी फ्रेंड्स बैतरणी, देखिए दूसरे नंबर पर है ना ये बैतरणी, थर्ड नंबर की होगी ब्राह्मणी, फोर्थ नंबर की महानदी,
फिर गोदावरी, 6 कृष्णा, 7 पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपर्णी। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई, ताम्रपर्णी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखने में थोड़ा सा ये बैतरणी को हमको यहाँ लिखना था, तो मैंने 2 नंबर पे आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर पे स्वर्ण रेखा गिर रही है, दूसरे पर ये बैतरणी नदी गिरेगी। ठीक है, तो इसको आप कंफ्यूज ना होना, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा ये भी आता है कि स्वर्ण रेखा नदी के अगर ऊपर एक लिखा रहता है उत्तर की तरफ और नदी दामोदर रिवर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, मान लो दामोदर दिया होता है ऑप्शन में, तो आपको क्वेश्चंस के अनुसार चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए, तो आप बड़े आसानी से सबसे पहले दामोदर को लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए, तो आप दामोदर को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दामोदर रिवर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो हिमालयन रिवर सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि दामोदर रिवर किसमें मिल जाकर के मिलती है, हुगली नदी में मिलती है, जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है और हुगली के माध्यम से वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए दामोदर नदी हिमालयन रिवर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का हिस्सा होगा तो स्वर्ण रेखा से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है झारखंड से निकलेगी, छोटा नागपुर पठार से। ठीक है फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए। सबसे फर्स्ट लिखिए स्वर्ण रेखा नदी झारखंड छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्थान कौन सा है? रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है और बालासोर में आकर के उड़ीसा के बालासोर में आकर के ये अपना मुहाना बनाती है। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? 395 यानी 400 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है 395 किलोमीटर। और इस नदी के किनारे क्या है? कौन सा? जमशेदपुर, जो कि बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है झारखंड का, सिंह भूमि के पास में। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही बसा हुआ है और बालासोर में आकर के अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा के बालासोर में आकर के अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर ये बालासोर समझ लीजिए आप, यहाँ ये अपना मुहाना बनाती है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है फ्रेंड्स कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पर आएगा ये? झारखंड में। ठीक है, दूसरा ये कि इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। फ्रेंड्स नोट डाउन कीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो हमेशा यहाँ बोर्ड पर लिखूँ। जैविक मरुस्थल की संज्ञा किसको दी गई है? स्वर्ण रेखा नदी को, क्योंकि इस नदी में कोई भी जैविक जीव नहीं पाया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से जमशेदपुर और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरने के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है और इसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी को क्या बोला जाता है? जैविक मरुस्थल। ठीक है, ब्राह्मणी नदी। देखिए स्वर्ण रेखा नदी के बारे में हमने समझ लिया। अब ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी को पढ़ने से पहले हम किस नदी को पढ़ेंगे? जो दूसरे नंबर की है। दूसरे नंबर पर कौन सी आ रही है? जो ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच में है, बैतरणी नदी। देखिए वो यहाँ मुहाना बना रही है। ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच में कौन सी नदी है? बैतरणी नदी, जो कि ओडिशा के क्योंझर पठार से निकलती है। आप नोट डाउन कीजिए, बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है, ओडिशा से। ठीक है, और ओडिशा में ही आकर के अपना मुहाना बना लेती है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते नहीं है फ्रेंड्स, आपको बस इसका ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है। बैतरणी नदी ओडिशा से निकलती है क्योंझर से और आकर के उड़ीसा के तट पर ही अपना मुहाना बना लेती है। ठीक है, थर्ड नंबर की नदी हो जाती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर आकर के अपना मुहाना बना लेती है। कहाँ पर? राउरकेला से आगे चल करके अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है फ्रेंड्स कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, जिन नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी बनी है, उस नदी का नाम क्या है? कोयल और शांख। कोयल और शांख नदियां जब मिलती हैं तो कौन सी नदी बन जाती है? ये ब्राह्मणी। ठीक है, ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। और कोयल और शांख नदियां कहाँ मिलती हैं? राउरकेला में। ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में आकर के ये नदी
बनती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, इससे रिलेटेड यही फैक्ट बनते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि भी किसी भी रिवर सिस्टम में अगर मुख्य नदी के अलावा उसकी सहायक नदियों के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगर रिवर सिस्टम को अगर देखें तो एक एक नदियों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और उनसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है। तो किसी भी टॉपिक को इतना इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि हमारे और बाकी टॉपिक भी इससे समझ नहीं पाएँ या फिर इसमें कंफ्यूज हो जाएं हम, क्योंकि अगर रिवर सिस्टम को हम पढ़ते हैं तो बहुत लेंदी है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना ही पढ़ते हैं जितना काम का है। ठीक है, और मैं जो पढ़ाती जा रही हूँ फ्रेंड्स वो नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो यकीन मानिए 99% आपका रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर थर्ड आती है हमारी महानदी। ठीक है, महानदी ब्राह्मणी के मैंने बता दिया आपको। देखिए स्वर्ण रेखा, कभी क्वेश्चंस आता है कि जैसे स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी के बीच में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी अपना मुहाना बनाती है, तो कौन सी नदी बना रही है, बैतरणी नदी। आप एक स्वर्ण रेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी, इन तीनों को इस तरीके से जमाइएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ लिख सकते हैं आप बीच में। ठीक है, बैतरणी। थर्ड आता है अपना फोर्थ, महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, देखिए महानदी निकलती है, महानदी अब हमने उड़ीसा तक तो कंप्लीट कर लिया, महानदी अब निकलती है हमारी छत्तीसगढ़ से निकलेगी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, रायपुर। रायपुर के पास एक धमतरी जिला है, धमतरी जिले की सिंहवा पहाड़ियों से महानदी निकलती है, सिंहवा पहाड़ियों से महानदी निकलती है। ठीक है, और आगे चल करके वह उड़ीसा में एंटर हो जाती है। ठीक है, उड़ीसा में एंटर होकर के कहाँ पर अपना ये जगत सिंहपुर के पास अपना मुहाना बनाती है, जो कि कटक से आगे है। कटक जो सिटी है वह भी डेल्टाई क्षेत्र में आती है महानदी के में, पर जगत सिंहपुर एक पॉइंट है यहाँ पर, जगत सिंहपुर नोट कीजिएगा, जगत सिंहपुर के पास ये अपना मुहाना बनाती है महानदी। ठीक है, महानदी से रिलेटेड फैक्ट ये आता है कि फ्रेंड्स दो जगह पे बह रही है, इसको सौरो ऑफ ओडिशा भी बोला जाता है, महानदी को सौरो ऑफ ओडिशा भी बोला जाता है, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इसकी अब देखिए जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट बन रहा है फ्रेंड्स वो ये है कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनसे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे देखिए उत्तर से आने वाली नदियाँ और दक्षिण से आने वाली सहायक नदियाँ, या अगर उत्तर से या दक्षिण से आता है तो भी आप उत्तर से इधर से आएंगी और दक्षिण से इधर से, और अगर बाएं हाथ से आती हैं, बाएं तट से नदियाँ आती हैं तो बाएं तट से नदियाँ इधर से मिलेंगी, उत्तर वाली नदियों को बाएं तट की बोलेंगे, और जो दक्षिण से मिलेंगी उनको हम दाहिने तट की नदियाँ बोलेंगे। तो उत्तर से आने वाली नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, देखिए शिवनाथ, हसदो, मांड और ईव। ठीक है, शिवनाथ, हसदो, मांड और ईव ये उत्तर से आकर के मिलती हैं। ठीक है, दूसरी हो जाएगी जो दक्षिण से आकर के मिलती हैं वो जोग, ओंग और तेल। ये रिवर्स के नाम है फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ये इसीलिए नोट डाउन करवाए हैं और फ्रेंड्स इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज। महानदी के बारे में एक फैक्ट ये बनता है फ्रेंड्स, इस पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, हीराकुंड बांध आप नोट डाउन कीजिए। महानदी पर ही विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा के संबलपुर के पास बना हुआ है। ठीक है, इसी पे दूसरा डैम और बना हुआ है जिसका नाम क्या है, टीकरपारा। ओके, और एक फैक्ट ये बनता है कि जो कि पुरी, जो कि हिंदुओं का धार्मिक स्थल है पुरी उड़ीसा का, वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो महानदी के किनारे पर। ये आप फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए जो महानदी से रिलेटेड थे। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर के बाद कौन सी आती है, 5 नंबर की नदी गोदावरी रिवर, जो कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1465। ठीक है, गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। ओके, आप नोट डाउन कीजिए, सबसे लंबी नदी है। इसको बृहदगंगा के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको बृहदगंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये 3 स्टेटों में बहती है, मुख्य रूप से 3 स्टेटों में बहती है। महाराष्ट्र से निकलती है ये, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिला त्र्यंबकेश्वर के पठारी क्षेत्र से निकलेगी।
त्र्यंबकेश्वर के पठारी क्षेत्र से निकलती है महाराष्ट्र से, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने से पहले ही है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक होती है गौतमी गोदावरी, दूसरी वशिष्ठ गोदावरी के नाम से, ठीक है। और इस गोदावरी नदी पर ही पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजनाएं गोदावरी नदी पर ही चल रही हैं। तीसरा ये है फैक्ट कि देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो सहायक नदियां हैं इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत लंबी नदी है ये, इसमें क्योंकि कोई भी नदी अकेले नहीं रहती, इसमें सहायक नदियां भी रहती हैं जिससे उसका जल का स्रोत बना रहता है साल भर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, उत्तर से आने वाली यानी बाएं से आने वाली, और दक्षिण से आने वाली यानी दाएं से आने वाली। तो देखिए उत्तर से आने वाली नदियों का क्रम आप नोट डाउन करिए फ्रेंड, लिखना इन सबको लाइन से, क्योंकि कई बार ये नदियों के नाम ही पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, या कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी उत्तर से आकर के मिल रही है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले उत्तर से, यानी उत्तर से आने वाली नदियाँ, ठीक है। उत्तर से मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से आती हैं, देखिए इसमें नदियाँ मध्य प्रदेश से आती हैं, छत्तीसगढ़ से आती है और ओडिशा से आती हैं, ठीक है, जो इसका जलग्रहण क्षेत्र है वो। और नीचे से दक्षिण की तरफ से कौन कौन सी कहाँ से आती हैं, कर्नाटका से मिल जाती है, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से जो नदियाँ मिलती हैं वो मिलती ही हैं, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, उससे भी इसका जलग्रहण क्षेत्र आता है। जलग्रहण क्षेत्र में आता है पुदुचेरी का कौन सा जिला, यनम, ओके, जो कि यहाँ पर गौतमी और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर से आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, ओके। ये इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें ये पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों के मिलने से कौन सी बन जाती है, प्राणहिता। कई बार क्वेश्चंस आता है फ्रेंड्स कि प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की है। कई बार पूछेंगे कि प्राणहिता किन किन नदियों से मिलने से बनती है, तो ये हो जाएगा पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों नदियों की धारा जब मिलती है तो उसको प्राणहिता बोलते हैं, जो कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद आती है इंद्रावती, फिर सबरी, सिलेरू। फ्रेंड्स मैं सिर्फ इनके नाम बताऊंगी, जिनसे अगर किसी सहायक नदी से इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट कभी एग्जाम्स में आया है, कुछ है इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं उसके बारे में आपको बोलते जा रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। जैसे इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है, ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ में एंटर होकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एंटर होकर के गोदावरी में मिल जाती है यह। और दूसरी आती है सबरी नदी, सबरी और सिलेरू, ये भी उड़ीसा से निकलती हैं और आंध्र प्रदेश में आकर के बॉर्डर पर, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर पर आकर के है गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। देखिए दक्षिण में मत जाइएगा, सबरी नदी का अगर आए खुद सबरीमाला मंदिर कहाँ है तो सबरी नदी को इससे रिलेटेड मत कीजिएगा, सबरी नदी उड़ीसा से निकलती है, ठीक है, और सिलेरू है। इंद्रावती नदी का एक ये है कि ये बस्तर के जो बस्तर का पठार है उससे होकर के गुजरती है, जो कि कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दक्षिण से मिलने वाली नदियों पर। तो देखिए दक्षिण से कौन कौन सी नदी मिलेगी, डारना, प्रवरा, मूला और मंजीरा और मनीर। मुख्य रूप से नाम पूछा जाता है कि मंजीरा नदी दक्षिण से आकर के मिलती है गोदावरी नदी में। बट फ्रेंड्स अब थोड़ा सा डिटेल में भी कई बार क्वेश्चंस कंफ्यूजन करने के लिए पूछ ले जाते हैं, मंजीरा रिवर का नाम ना दे करके दूसरी रिवरों के नाम भी दिए जा सकते हैं, तो हम थोड़ा सा उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे डारना है, प्रवरा है और मूला है, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, महाराष्ट्र से निकलती हैं और गोदावरी नदी में मिल जाती हैं दक्षिण से, ठीक है, नीचे की तरफ से आकर के मिल जाती हैं। और मंजीरा और मनेर ये निकलती हैं तेलंगाना से और गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। जैसे मंजीरा नदी है, इस मंजीरा नदी के मिलने से मिलती है, वहाँ पर गोदावरी नदी में कौन सा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम क्या है, निजाम सागर प्रोजेक्ट, ओके। निजाम सागर कहाँ पर है, मंजीरा रिवर मिलती है जब गोदावरी से, उसके बीच में बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम गोदावरी के बाद में हम पढ़ लेते हैं अभी कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी के बारे में देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कितनी है, 1401 है, जो कि 1401 लंबाई है कृष्णा नदी की, 1401, ये है
पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से ही निकलेगी। दो नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकल रही है महाराष्ट्र से, एक तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती गोदावरी, दूसरी निकल रही है कृष्णा। ये कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से, ये भी महाराष्ट्र से निकलेगी। महाबलेश्वर से एंटर होकर के यह कर्नाटक में जाती है। कर्नाटक के बाद थोड़ा सा क्षेत्र इसका तेलंगाना में और फिर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये विजयवाड़ा के पास में, कहाँ पर अपना भी डेल्टा बनाती है ये फ्रेंड्स? विजयवाड़ा के पास में। इसकी लंबाई आप नोट डाउन कीजिए, 1401 है। ठीक है, विजयवाड़ा के पास ही है, अपना डेल्टा बनाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार हैं, देखिए जैसे कृष्णा की सहायक नदियां उत्तर से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यरला, भीमा, मूसी, पल्लेरू, मुनेरू। ओके, यरला, भीमा, मूसी, पल्लेरू, मुनेरू। फिर आएगी कोयना, वर्णा। दक्षिण से कौन कौन सी मिलती हैं? कोयना, वर्णा। ये दोनों नदियां कहाँ से मिलती हैं? ये महाराष्ट्र की नदियां हैं, कोयना और वर्णा। घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा, ये तेलंगाना की नदियां हैं जो कि कुछ कर्नाटका से निकलती हैं और आकर के तेलंगाना में आकर के मिल जाती हैं। किससे? कृष्णा नदी से। ठीक है, तो कोयना, वर्णा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये नदियां हैं। और इनमें जैसे देखें कि इस पे कृष्णा नदी पर एक नागार्जुन सागर है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है नागार्जुन सागर, और दूसरा है श्रीसेलम प्रोजेक्ट। श्रीसेलम प्रोजेक्ट और नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। ओके, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मिलती है मूसी नदी कृष्णा नदी से। जैसे सपोज इस तरीके से, ठीक है, मूसी मिलेगी। इनके नाम याद रख लीजिएगा आप। और कृष्णा नदी का जो नागार्जुन सागर और श्रीसेलम प्रोजेक्ट बताया था वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है जैसे तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा कर्नाटका से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक के निकलेगी। तुंगभद्रा निकलती है कर्नाटका से। और तुंगा और भद्रा दो धाराओं से निकलती है, तुंगा और भद्रा। तो तुंगा और भद्रा आकर के बन जाती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर ही मेट्टूर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। यह तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। हंगरी की भी कई बार पूछा जाएगा, हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा रिवर का भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसकी सहायक नदी है, या तुंगभद्रा से स्पेशल अलग से पूछे जाते हैं, तो भी आप बता दीजिएगा। कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र विजयवाड़ा में आता है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चंस इस प्रकार से आए कि विजयनगर किस नदी के किनारे है, तो विजयनगर आएगा तुंगभद्रा के किनारे पे है। कुरनूल शहर किस नदी के किनारे पर है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। ठीक है फ्रेंड्स, विजयवाड़ा किससे रिलेटेड हो जाएगा? कृष्णा नदी से। ठीक है, तुंगभद्रा से विजयनगर। ओके, अभी आ जाते हैं हम 7 नंबर की नदी कौन सी है हमारी? पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। पेन्नार रिवर कहाँ से निकल रही है? एक कर्नाटक के नंदीदुर्ग, जो कोलार जिला है, कोलार जिला के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। जो कोलार जिला कहाँ आएगा? कर्नाटक में आएगा, जहाँ की सोने की खदानें हैं। ठीक है, नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेन्नार नदी। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यही बनता है, छोटी नदी है देखिए फ्रेंड्स, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। पेन्नार नदी की जो सहायक नदियां हैं जयमंगली है। देखिए उत्तर से दक्षिण इनका क्रम नहीं पूछा जाएगा, जो छोटी नदियां हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो मैं नोट डाउन करा रही हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइए फ्रेंड्स। ज़्यादा डिटेल में हमको जहाँ डिटेल की जरूरत है मैं करवाती जा रही हूँ आपको डिटेल का। ठीक है, डिटेल में जहाँ जरूरत है वहाँ डिटेल में करवा रही हूँ आपको। जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पापाशनी और चेरू। ठीक है, जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पापाशनी, चेरू, ये इसकी सहायक नदियां हैं पेन्नार रिवर की। ठीक है, यह दो राज्यों में बहेगी, दो राज्यों में बहती है। जैसे कर्नाटका से निकलती है तेलंगाना, दो राज्य नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होने से 3 राज्य हो गए हैं इसके भी। कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कावेरी नदी कर्नाटका के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नोट डाउन कीजिए, इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर के लगभग। ओके, और यह कावेरी नदी तंजावुर के पास में आकर के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यहाँ पर क्या है? तंजावुर है। ठीक है, तंजावुर के पास आकर के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है।
और ये इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। यह एक दक्षिण की पवित्र नदी है। और तिरुचिरापल्ली जो कि एक धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, वो है कावेरी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। फ्रेंड्स, कृष्ण सागर जलाशय या कृष्णा सागर जलाशय किस नदी के किनारे पर है, किस नदी पर है? तो आप फ्रेंड्स कावेरी का नाम याद रखिएगा, ना कि कृष्णा नदी का। कृष्ण सागर जलाशय, कृष्णा सागर जलाशय, ओके। ये किस नदी पर है? कावेरी पर है, ये ध्यान रखिए। तिरुचिरापल्ली किस पर है? कावेरी नदी पर है। मोहाना कहाँ बना रही है? तंजावुर में, तमिलनाडु में, ओके। और इसका जो एरिया है, जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है, वो बहुत उपजाऊ है। जलग्रहण क्षेत्र जिसके जो डेल्टाई क्षेत्र में आता है वो बहुत उपजाऊ है। इसलिए इसको दक्षिण भारत का उद्यान भी बोला जाता है। और इसके जो डेल्टाई क्षेत्र में धान की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसको राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के धान का कटोरा है। अगर उत्तर भारत में देखें तो धान का कटोरा कौन सा था? तो महानदी की बेसिन को बोला जाता है। ठीक है, महानदी की बेसिन को भी धान का कटोरा बोला जाता है। अगर दक्षिण भारत का धान का कटोरा बोला जाएगा तो कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र को या कावेरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र बेसिन को बोला जाएगा। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम द्वीप कावेरी नदी पर है। और जो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है जो नदी, वो भी कावेरी नदी पर ही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है। कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको बारे में हम जान लेते हैं। जैसे उत्तर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? हैरांगिनी, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा और अर्कावती। ये कावेरी की उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। हैरांगिनी, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती। दक्षिण से आकर मिलती है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। इनको नोट डाउन कीजिए। फ्रेंड्स, कावेरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि कावेरी रिवर पर ही इसका जो जलग्रहण क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो देखिए केरल से इसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, ये तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया, और आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो ये 5 राज्यों में इसका जलग्रहण क्षेत्र फैला हुआ है। और जो इस पर नदी जल विवाद है, जो किस किस राज्य के बीच में आ जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, तो कर लेते हैं उसको। आंध्र प्रदेश या कर्नाटका के बीच में, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के बीच में, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये 5 राज्यों के बीच में है। वैसे तो अभी लेटेस्ट में तो 5 राज्य बन चुके हैं। इससे जो कावेरी जल विवाद है वो काफी पुराना है। इससे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में मुख्य रूप से है ये। ठीक है, और अभी जो डिवाइड हो गया है तो ये 5 राज्य हो गए हैं। आप क्वेश्चंस के विकल्प किस प्रकार रहेंगे, आप उस प्रकार से उसका आंसर दीजिएगा। ओके, तो कावेरी रिवर का, और एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि कावेरी रिवर में साल भर एक जैसा पानी रहता है, अच्छा पानी रहता है। इसमें ज़्यादा पानी क्यों रहता है बाकी प्रायद्वीपीय नदियों के कंपैरिजन? गर्मियों में इसमें कम क्यों नहीं होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये नदी दोनों तरफ के मानसून से जल ग्रहण करती है, इसलिए इस नदी में साल भर एक जैसा पानी रहता है। कावेरी नदी में पानी की कमी नहीं होती है गर्मियों में भी। ये फ्रेंड्स, ये फैक्ट आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, कीप इन माइंड कर लीजिए। ओके, कि कावेरी में साल भर पानी रहता है क्योंकि ये दोनों तरफ के मानसून से जल ग्रहण करती है। कौन कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और उत्तरी पूर्वी मानसून से। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून भी इसके जो पूर्वी तट है वहां पर बारिश कर देता है, इसलिए जो इसकी सहायक नदियों में उनमें जल आ जाता है, तो इस कारण से कावेरी नदी में साल भर पानी रहता है। वेगाई नदी तमिलनाडु की निकलेगी, मदुरई से, वनुसनाग पहाड़ी से। मदुरई से निकलती है ये, वनुसनाग पहाड़ी से निकलती है, और वनुसनाग पहाड़ी से निकल करके आकर के रामनाथपुरम होते हुए मंडपम के पास पाक की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी है? क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स? दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो पाक की खाड़ी के पास आकर के अपना जल गिराती है या पाक की खाड़ी में आकर के अपना मुहाना बनाती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? वैगई नदी, जो कि तमिलनाडु से निकल रही है। कहाँ से? मदुरई से। मदुरई से संबंधित एक फैक्ट ये भी बनता है फ्रेंड्स, ये भारत का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखने वाला शहर है। इसको भारत का त्योहारों का नगर भी बोला जाता है। ठीक है, फेस्टिवल्स की सिटी भी बोला जाता है। किसको? मदुरई को। ओके,
मदुरई के बाद आती है ताम्रपर्णी नदी। ये कार्डामम हिल के अगस्त्यमलई चोटी से निकलती है ताम्रपर्णी नदी, और यह कहाँ पर आकर के मन्नार की खाड़ी के पास आकर के अपना जल मन्नार की खाड़ी के पास आकर के अपना जल गिराती है। ओके, मन्नार की खाड़ी आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। ताम्रपर्णी नदी गिराती है जल कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी में, और वेगाई नदी गिराएगी पाक खाड़ी में, ठीक है। ये मंडपम के पास आकर के गिराती है वेगाई नदी, और ताम्रपर्णी मन्नार की खाड़ी में। देखो मन्नार की खाड़ी जो सबसे दक्षिण में आती है और पाक स्टेट थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही वह राम सेतु ब्रिज यहीं पर है, राम सेतु यहीं पर है, ठीक है। अभी हमने एक एक करके देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे नदियों का क्रम कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारा समझ में आया होगा। मैंने कुछ जगहों के जैसे नदियों के उद्गम के बारे में सिर्फ नाम लिया है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इतना समझती हूँ फ्रेंड्स कि आप जब इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम नोट डाउन करना तो आता ही होगा, क्योंकि हम बहुत सारा यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर सकते बोर्ड पर, इसलिए मैं जो बोलती हूँ वो भी आप लिखते जाइए और प्रॉपर एक व्यवस्थित तरीके से नोट्स तैयार कीजिए। यकीन मानिए आपका रिवर सिस्टम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं रहेगा कि आपसे गलत हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि भारत की जो नदियों का क्रम है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियाँ और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियाँ, इनका क्रम हम जानेंगे, और कौन सी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं उनके बारे में जानेंगे, और इसके साथ ही हमारा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।